चैप्टर 40 जो है बेटा, उसमें हम लोग विषाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने विषाणु से जनित रोग यानी एड्स जो है वो पढ़ लिया है। लास्ट वीडियो जो है मैंने आपको सेंड किया। उसके बाद जो दूसरे रोग बचते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल है तो मैं आपको बुक से डायरेक्ट सीधा समझा रही हूँ, है ना। तो आप इसको ध्यान से समझिए। तो आप लोगों के जो रोग है, फर्स्ट विषाणु जनित जो संक्रामक रोग है वो है पोलियो या बाल पक्षाघात, इसको कहा जाता है। नाम पोलियो का आपने सुना होगा, है ना। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। ये रोग सामान्य बच्चों में पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप बालक क्या हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। यानी जो पाँव है उनको इफेक्टेड होते हैं, मतलब पाँव इफेक्टेड हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, हाथ पाँव जो है वो रह जाते हैं, बच्चे के चल नहीं पाता। ये रोग जल व खाद्य सामग्री के माध्यम से प्रसारित होता है। यानी जो विषाणु है, ठीक है, इसका वो किसके माध्यम से फैलता रहता है, जो वायु है और जो सॉरी जल जो है वो खाद्य सामग्री के माध्यम से फैलता है। रोगी को रोग के प्रारंभ में तेज बुखार आता है, यानी ये लक्षण है इसके। खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त लगते हैं। 3-4 दिनों पश्चात रोगी अपने हाथ पैर नहीं हिला पाता। कई बार इस रोग के विषाणु मस्तिष्क और मेरु रज्जु में भी क्या पड़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, ठीक। जिससे बालक को ताण आने लगती है और श्वसन दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक ले जाते। ताण आने का मतलब ये होता है कि जो जो रोगग्रस्त बालक है वो क्या होता है, उसका जो दांत होते हैं वो एकदम बंद हो जाते हैं, मुंह खुलता नहीं है, झाग आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, जिसको ताण कहते हैं। तो ये होता है श्वसन दर जो होती है, यानी सांस लेने की दर जो होती है वो धीमी हो जाती है ना। कब होता है ऐसा, जब मस्तिष्क और मेरु रज्जु को प्रभावित कर दिया जाता है। पोलियो को कौन कर रहा है, पोलियो का जो विषाणु है उसे पोलियो वायरस कह रहे हैं, ठीक है। इस रोग के बचाव के लिए 1952 में अमेरिका के जोनास शॉप ने टीके का आविष्कार किया था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अल्बर्ट ने 1955 में इस रोग के बचाव के लिए मुख से पिलाई जाने वाली दवा का क्या किया, आविष्कार किया। पोलियो की दवाई पिलाई जाती है ना, ड्रॉप्स, है ना, 2 बूंद जिंदगी की। अमिताभ बच्चन का एड भी आता है, ब्रांड एम्बेसडर है वो इसके, है ना। तो ये जो है अल्बर्ट ने 1955 में इस दवाई की खोज की थी। यह दवा बच्चों को जन्म के प्रथम वर्ष में 3 बार एक माह के अंदर क्या की जाती है, पिलाई जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट रोग आता है रेबीज। यह रोग रेबीज विषाणु के द्वारा होता है। इस रोग के विषाणु पागल कुत्तों, बिल्लियों, भेड़ियों, लोमड़ी व बंदर आदि जंतुओं के लार में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इस रोग के लक्षणों में प्रकट होने के बाद क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रेबीज विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति होता है, हाइड्रो यानी पानी, फोबिया यानी डर, जिस भी व्यक्ति को ये रोग होता है उसको जल से क्या लगता है, डर लगता है। लक्षण क्या है, इस रोग के लक्षण में जो है पागल जानवर या कुत्ते के काटने के 4-5 दिन बाद दिखाई देते हैं। यानी पागल कुत्ता है, यानी किसके अंदर, कुत्ते की लार में ये रेबीज वायरस पाया जा रहा है, और अगर वो कुत्ता आपको काट लेता है तो 4-5 दिन में आपको लक्षण दिखने लगते हैं। काटने के स्थान पर सूजन, दर्द तथा द्रव्य पदार्थ पीते समय दौरा पड़ता है। रोगी किसी को अपने पास नहीं आने देता, उसके मुख से क्या निकलते रहते हैं, झाग, उसे पानी से क्या लगता है, डर लगता है। तो ये लक्षण होते हैं। इसके उपचार के लिए कुत्ते के काटने पर घाव की प्रारंभिक मरहम पट्टी के साथ साथ कुत्ते पर 10 दिन तक निगरानी रखनी चाहिए। यानी ये कुत्ता कहीं पागल तो नहीं है, सबको तो काटता फिरना नहीं है ना, वो देखा जाता है, 10 दिन तक नोट किया जाता है कुत्ते ने आपको काटा है उसको। यदि 10 दिन के बाद वो कुत्ता पागल हो जाए या मर जाए तो रोगी के उदर में रोग के प्रतिरोधक टीके लगाने चाहिए, है ना। आजकल तो वहां पे लगने लगे, वरना पेट पहले जो है वो 14 इंजेक्शन लगते थे नाभि के पास में, यानी पेट पे लगते थे। आजकल लगने लगे 5 इंजेक्शन 6 इंजेक्शन लगते हैं और आपकी बाजू में लगते हैं। इस रोग के निदान के लिए लुई पाश्चर ने 1885 में टीके का क्या किया था, आविष्कार किया था। ये 14 टीके उदर में 14 दिन तक क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। बहुत अधिक दर्द करते हैं क्योंकि उदरी पेशियों के लिए ये टीके होते हैं। पेट की जो पेशियां होती हैं उनमें ये टीके लगाए जाते हैं, तो दर्द काफी होता है। कुछ ही वर्षों पूर्व नए रेबीज के टीके की खोज की गई है। ये टीके 3 इंजेक्शन के रूप में क्या किए जाते हैं, हाथ पर लगाए जाते हैं। पहले 5 थे, आजकल 3 लगने लगे हैं। इन्हें मेरीएक्स ह्यूमन डिप्लॉइज कोशिका टीके कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से टीके लगते हैं, तो ये टीकों का नाम है मेरीएक्स ह्यूमन डिप्लॉई
जो कोशिका टीके हैं वो की। फिर है ये टीके सर्वप्रथम अमेरिका में 1980 में प्रयोग में लाए गए थे एवं आजकल इसका उपयोग भारत में भी क्या है किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट विषाणु जनित रोग जो है वो गलफड़ा या गलसुआ या मम्स है। यह विषाणु जनित रोग बच्चों में पाया जाता है, मतलब ये रोग मम्स किसको होते हैं, अधिकतर बच्चों को होते हैं। इस रोग को एपिडेमिक पैरोटिटिस भी कहते हैं। रोगाणु लार ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। पैराटॉइड ग्रंथि जो होती है, हमारे 3 ग्रंथियां है ना, अधोजंग, अधोजीवा, आप में कर्णपूर्व ग्रंथि है ना, तो उसमें जो है आपकी पैराटॉइड जो ग्रंथि है वो ग्रंथि जो है उसको क्या किया जाता है, ये विषाणु प्रभावित करता है ना, किसको, पैराटॉइड ग्रंथि को। और ये ग्रंथि फूल जाती है जिससे भोजन को निगलने में क्या होती है, असुविधा होती है। तो पैराटॉइड ग्रंथि का सूजना क्या कहलाता है, मम्स या गलसुआ कहलाता है। रोग हो जाने पर ठंड लगती है तथा क्या आ जाती है, व्यक्ति को बुखार आ जाती है। रोगी को क्या होता है, ठंड लगती है और बुखार आती है। उसके बाद नेक्स्ट लक्षण है सिर एवं कान के पीछे वाले भाग एवं गले में क्या होता है, दर्द होता है। क्या होगा, ऑब्वियस बात है, हमारी लार ग्रंथि जो है वो सूज रही है तो व्यक्ति को क्या होगा, दर्द तो हो गई है ना। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, इस गले में दर्द होने लगता है। व्यस्त व्यक्ति में इस रोग के दौरान वृषण जो है वो क्या होता है, सामान्य से अधिक बड़े हो जाते हैं। व्यक्ति जो नर जो होते हैं उनके अंदर जो है वृषण जो है वो क्या हो जाते हैं, वो जो है साइज में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जब क्या होता है जो है मम्स, जो उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, हो जाता है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर बड़े हो जाते हैं, वीर्य में शुक्राणु की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब ये पैराटॉइड ग्रंथि है बेटा, इसको क्या कहा जाता है, कर्णपूर्व ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आप कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हो, है ना। तो ये पैराटॉइड ग्रंथि जो कर्णपूर्व ग्रंथि होती है वो सूज जाती है और रोगी को ठंड लगती है, बुखार आती है, सिर व कान के पीछे वाले हिस्से में दर्द होने लगता है। व्यस्क व्यक्ति के जो वृषण होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, शुक्राणु की कमी होने लग जाती है। बच्चों को ज्यादा होता है पर ये रोग से बचने के लिए रोग युक्त व्यक्ति से संपर्क से बचना चाहिए। उसके द्वारा उपयोग में लाई गई सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। रोग के उपचार के लिए गले में सूजन वाले भाग पर ठंडी एवं गर्म जल की पट्टियों से क्या करना चाहिए, सेक करना चाहिए। दर्द निवारक के लिए क्या देनी चाहिए, एस्प्रिन देनी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट वायरल इन्फेक्टेड जो डिजीज है वो है जुकाम या फ्लू। यह विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। इस रोग का प्रभाव श्वसन नली व नासिका वेश्व में अधिक रहता है। लक्षण क्या है, रोगी के सिर, हाथ पैर व कमर में दर्द होने लगता है, शरीर में कंपन होता है, 24 घंटे से अधिक जो है 24 घंटे की अवधि में तेज जो है लगभग 104 डिग्री के लगभग क्या होता है, बुखार आता है, छाती में जकड़न एवं दर्द होता है। रोग का प्रसारण किसके द्वारा होता है, लार के द्वारा होता है। व्यक्ति की छींकने जोर से जो है लार के कण दूर दूर तक क्या होता है, फैलता है। व्यक्ति जब जोर से छींकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो पानी के कण होते हैं, वो लार के कण है, वो दूर दूर तक क्या होते हैं, फैलते हैं। इसके कारण रोगाणु का भी क्या होता है, प्रसार होता है, रोगाणु भी फैल जाता है। रोग से बचाव के लिए आसपास के स्थान को क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए और जो रोगी है उससे क्या करना चाहिए, दूरी बनाए रखना चाहिए। फिर उसके बाद आता है पित्त ज्वर या पीलिया, जिसको हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। यह ज्वर भी विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग का प्रसारण अशुद्ध भोजन व जल के द्वारा होता है। रोग होने पर बुखार आने लगता है, भूख नहीं लगती है, रोगी को मूर्छा आ जाती है, मतलब बेहोशी आ जाती है। इस रोग के कारण वमन यानी उल्टी होती है, सिर दर्द होने लगता है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है, उसके यकृत में सूजन आ जाती है। रोग हो जाने के कुछ दिनों बाद ही रोगी की आंखें, नाखून पीले दिखाई देने लगते हैं, उसके मूत्र का रंग भी क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। रोग के उपचार हेतु रोगी को पूरा विश्राम करना चाहिए, भोजन वसा रहित लेना चाहिए एवं डॉक्टर से क्या करना चाहिए, परामर्श लेते रहना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट रोग, चेचक या मसूरिका या स्मॉल पॉक्स कहते हैं। यह एक अति संक्रामक और भयंकर रोग माना जाता रहा है। हमारा देश इस रोग से मुक्त हो गया है, बट फिर भी होती है अभी तो चिकन पॉक्स, है ना। WHO ने घोषणा की है कि इस रोग को पृथ्वी से क्या कर लिया गया है, समाप्त कर लिया गया है।
होता है क्या? ऐसा नहीं है। चेचक एक वायरस जनित रोग है। इसके वायरस रोगी के रक्त, कंठ व नासिका वेशुम में रहते। कहाँ रहते हैं? गले के अंदर, हमारे रक्त के अंदर, और हमारी जो नासा जो छिद्र होते हैं, उसके बाद ये जो हिस्सा होता है उसके अंदर नासा वेश्म जो होता है वहां पाया जाता है, नासा गुहा के अंदर पाए जाते हैं। छींकने, खांसने या संपर्क में आने से रोग क्या होता है? फैलता है। लक्षण क्या है? रोगी को तीव्र ज्वर आता है, बुखार आता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, जिससे वह सुस्त रहता है। संक्रमण के तीसरे दिन बाद त्वचा पर लाल दाने क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। मतलब जब उसके अंदर जो है विषाणु घुस गया है, उसके 3 दिन बाद त्वचा पर क्या होते हैं? लाल दाने आ जाते हैं। देखो इस बच्चे के हो रहे शरीर पर, है ना? इस तरीके के लाल लाल क्या आते हैं? दाने आते हैं, जो प्रारंभ में हाथ, पांव, मुख पर दिखाई देते हैं। पहले कहाँ देते हैं? हाथ पे, पांव पे और मुख पे दिखाई देते हैं, बाद में पूरे शरीर पर क्या होते हैं? निकलने लग जाते हैं। इन दानों में तरल द्रव्य भर जाता है। ये दाने 1 दिन के बाद सूखने लगते हैं। इस समय भी तेज बुखार आता है। धीरे धीरे ये दाने सूख जाते हैं। आपको होती है माता जी, निकलते हैं ना, जो 1 दिन में सामान्य हो जाते हैं। दाने पपड़ी के रूप में गिरने लगते हैं। घाव को लाल दवा जो आती है उससे धोना चाहिए। पेनिसिलिन एवं सल्फर औषधियों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को चेचक का टीका लगवा लेना चाहिए। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, लास्ट जो रोग है वो हेपेटाइटिस व यकृत शोथ। ये जो रोग है बेटा, इसके लक्षण जो है वो एड्स से काफी काफी सिमिलर है। मतलब इसके जो फैलने का माध्यम है वो, है ना, वो इसका काफी जो है सिमिलर है हेपेटाइटिस का। तो यकृत शोथ हेपेटाइटिस विषाणु जनित संक्रामक रोग है। ये रोग मुख्यतः बच्चों और वयस्कों को अपना शिकार बनाता है। यद्यपि हेपेटाइटिस रोग 6 भिन्न प्रकार के विषाणु के द्वारा क्या होता है? फैलता है, किंतु उसमें 2 प्रकार के विषाणु के द्वारा उत्पन्न रोग प्रमुख और महत्वपूर्ण है। यकृत शोथ ए, हेपेटाइटिस ए, यानी इसके काफी प्रकार है, लेकिन जो मुख्य है वो हम पढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस ए और बी। आपको पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस के प्रकार बताइए। तो विषाणु जनित रोग है, उसके 2 प्रकार हैं। इसके सामान्यतः पीलिया भी कहते हैं, इसे सामान्यतः पीलिया भी कहते हैं। पीलिया में क्या होता है? यकृत जो है वो प्रभावित होता है, तो इसमें भी यकृत क्या होता है? क्षतिग्रस्त होता है। इस रोग का कारक विषाणु ए है, यानी हेपेटाइटिस ए विषाणु जो है, हेपेटाइटिस ए वायरस है, या इसको शॉर्ट में HAV कहा जाता है। एड्स के लिए HIV है, लेकिन अगर फुल फॉर्म आपको HAV की पूछी जाती है, दैट मीन्स हेपेटाइटिस ए वायरस का पूछ रहा है। तो हेपेटाइटिस जो ए वायरस है उसके द्वारा ये होता है। इसका संक्रमण दूषित भोजन व जल के द्वारा होता है। मतलब खराब आप जो भोजन और जल लेते हो उसके अंदर जो है ये विषाणु पाए जाते हैं, और वो आप करते हो तो फैलता है। रोगजनक विषाणु मनुष्य में रोग के समय तथा रोग ठीक होने के बाद भी मिलते हैं। मल मूत्र के साथ बाहर निकलते हैं, अतः ये रोग एक महामारी के रूप में फैलता है। ठीक है, यानी रोग जो है ठीक हो जाता है, यानी जो लक्षण है वो ठीक होने के बावजूद भी रोगी जो व्यक्ति है उसके अंदर जो है मलमूत्र के साथ इसके जो विषाणु है वो निकलते रहते हैं और क्या करते हैं? महामारी को फैलाते हैं। बच्चे एवं वयस्क दोनों ही इस रोग से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं, किंतु वयस्कों में ये एक गंभीर बीमारी है, बड़ों के अंदर ज्यादा होता है। फिर है यकृत शोथ बी। इसमें जो सीरम यकृत शोथ बी कहते हैं, इसका नाम क्या है? सीरम यकृत शोथ, जो कि यकृत शोथ बी यानी हेपेटाइटिस बी विषाणु यानी HBV विषाणु के संक्रमण से उत्पन्न होता है। यह विषाणु HIV से भी ज्यादा क्या होता है? खतरनाक होता है। एक DNA विषाणु है, मतलब इसमें क्या पाया जाता है? एड्स में तो क्या था? RNA, और इसमें क्या पाया जाता है? DNA पाया जाता है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज सर्वप्रथम 1965 में एक ऑस्ट्रेलियन आदिवासी ने रक्त में डॉक्टर बुलबर्ग द्वारा की गई। किसने की? रक्त के अंदर की थी, और किसने की थी? बुलबर्ग के द्वारा की गई, इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलियन प्रतिजन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो खोजा जिसने इस वायरस को, वो ऑस्ट्रेलिया का था। इस खोज के लिए डॉक्टर वुलबर्ग को 1977 में नोबेल पुरस्कार क्या किया गया? दिया गया। इसका संचरण रक्त संपर्क से होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति को यानी हेपेटाइटिस बी है ना, रक्त तो इसके जो हेपेटाइटिस बी विषाणु है वो भी पाए जाएंगे इसके रक्त में, और ये रक्त जो है आपके संपर्क में आ गया है तो आप भी जो है वो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो जाओगे, है ना। तो ये सामान्यतः किसमें होता है? वयस्क में होता है। यकृत शोथ बी विषाणु निम्न माध्यमों से फैलता है। कौन कौन से माध्यम है? संक्रमित रक्त आधान के द्वारा, यानी अगर संक्रमित रक्त हम चढ़ा लेते तो संक्रमित औजारों एवं सुई के प्रयोग के द्वारा,
संक्रमित गर्भवती महिलाओं से नवजात शिशु में संक्रमित साथी से यौन संपर्क के द्वारा, एक ब्लेड से कई लोगों के द्वारा दाढ़े बनाने पर, मतलब सारे के सारे क्या है, एड्स के। तो एड्स के अगर आपने ध्यान से समझे हैं तो आपको ये भी समझ में आएगा कि संक्रमित जो यानी रोगी व्यक्ति का रक्त अगर हमें चढ़ा दिया जाता है तो हम हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो जाएंगे। रोगी व्यक्ति की सुई लगाई हुई हमें लगा दी जाए तो भी हमें ये रोग हो सकता है। गर्भवती महिलाओं से उसके बच्चे को हो सकता है। संक्रमित साथी से यौन संपर्क के द्वारा हो सकता है। एक ब्लेड जो है उसका कई लोग उपयोग कर लेते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं, तो इसका जो है फैलाव होता है। यकृत शोथ बी के लक्षण कौन कौन से हैं? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में ज्वर, पीलिया, वमन, मूत्र का रंग गहरा पीला होना, भूख न लगना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। यदि रोग लंबी अवधि तक अनुपचारित रहे तो यकृत इसमें यकृत का कैंसर जो है वो बन जाता है ना। और यकृत में अंतरालीय सूजन होने की काफी संभावना रहती है, यकृत सूज जाता है और यकृत का कैंसर हो जाता है अगर इसको ठीक से टाइम से ठीक नहीं कराया जाए तो। उपरोक्त प्रकार का यकृत शोथ के अलावा यकृत शोथ सी, डी, ई और जी के विषाणु द्वारा भी यकृत शोथ रोग उत्पन्न होते हैं। निदान: यकृत शोथ विषाणु शरीर में प्रतिरक्षी अनुक्रिया के फलस्वरूप विशिष्ट प्रकार की जो प्रतिरक्षी है उनका निर्माण करता है। ये प्रतिरक्षी आईजीएम होता है। यानी क्या होता है, जब भी हम जो है इस यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस के विषाणु से संक्रमित होते हैं तो हमारा उपार्जित प्रतिरक्षी जो तंत्र है वो प्रतिरक्षी अणु बनाता है। कौन सा प्रतिरक्षी अणु बनाता है? आईजीएम बनाता है। आगे बात समझ में। अतः दैविक द्रव्यों में विशेष विषाणु से संबंधित विशिष्ट प्रतिरक्षियों की उपस्थिति विषाणु की पहचान की जा सकती है ना। यदि हमारे शरीर में ब्लड जो है ना, ब्लड सीरम, सीरम क्या चीज होती है बेटा? हमारा जो प्लाज्मा होता है, रक्त दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो प्लाज्मा और एक रक्त कोशिकाएं जिसमें आती है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। तो इस रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन तंतु होते हैं, प्रोटीन होता है, उसको निकाल दो, है ना। कौन सा है? फाइब्रिनोजन, जो कि रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो अगर फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाए इसमें से, रक्त प्लाज्मा में से, है ना, तो जो बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम कहलाएगा। तो ये जो सीरम है अगर उसके अंदर आईजीएम प्रतिरक्षी अणु मिल जाता है, दैट मीन्स आपको क्या है? हेपेटाइटिस से आप ग्रसित हो। इस तरीके से पता लगाया जाता है कि आपको हेपेटाइटिस है कि नहीं। रोग के उपचार व बचाव कैसे? स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए, मल मूत्र विसर्जन के लिए उचित सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए, मतलब खुले में हमें शौच नहीं करना चाहिए, है ना। बंद जो टॉयलेट होते हैं वहां जाकर जो है हमें शौच करना चाहिए। सदैव डिस्पोजल सीरीज यानी नई सुई का प्रयोग करना चाहिए जब भी आप इंजेक्शन लगवाते हो। ऑपरेशन के दौरान जो भी औजार हम काम में ले रहे हैं वो ध्यान रहे कि उनको पहले पानी में उबाला गया हो, है ना। जितने भी जीवाणु है उनको मार दिया गया हो, तो उसे निर्जमीकृत औजार कहेंगे। संक्रमित रक्तदान से बचना, मतलब रोगी जो भी हम ब्लड अगर हमारे अंदर चढ़ा रहे हैं तो हमें उसका पहले टेस्ट किया जाना चाहिए कि कहीं इसमें हेपेटाइटिस के विषाणु जो है वो तो नहीं उपस्थित है। सुरक्षित यौन संपर्क स्थापित करना चाहिए। यकृत शोथ उत्पन्न करने वाले विषाणुओं से बचाव हेतु टीके लगवाने चाहिए। वर्तमान में यकृत शोथ ए व बी विषाणु से बचाव हेतु क्या है? टीके उपलब्ध है। तो ये चीज आपको यहाँ पर आपका जो विषाणु जनित जो रोग है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है जिसमें मलेरिया वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं।